टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। मैं अब्दुल समद टाउन स्टोरी से आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा चैनल जो है ये माशाल्लाह इतने अच्छे और बड़े बड़े लोगों से मतलब मुंसलिक होता जा रहा है। और आज हम लोग जिन साहब का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं वो असलम किरतपुरी इनका नाम है। ये हज़रत उर्दू ख़त्ताती कैलीग्राफी इनके माहिर है और इनके पास से कई लोगों ने इनके पास से काफ़ी सीख के गए हैं। और माशाल्लाह ये बुज़ुर्ग होने के बावजूद नज़र नहीं आते, एकदम जवान, माशाल्लाह बहुत अच्छी हस्ती है। हम इनसे मुलाकात करते हैं। असलम किरतपुरी। मैं बेसिकली तो एक जर्नलिस्ट हूँ, उर्दू का जर्नलिस्ट हूँ, और मैं तकरीबन 40-42 साल से उर्दू के जर्नलिज़म में रहा हूँ। उर्दू के तमाम अखबारात जो बम्बई से निकलते हैं उसमें इनकलाब, उर्दू टाइम्स, हिंदुस्तान, उर्दू बुलेट्स और उर्दू रिपोर्टर, ये जो अखबार थे कुछ डेली थे, कुछ वीकली थे, कुछ मंथली भी थे, उनमें मैं अपनी खिदमत पेश कर चुका हूँ और काफ़ी अरसे तक इनके साथ मुंसलिक रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं ज़्यादातर क्रिटिकल जर्नलिज़म में दिलचस्पी रखता था। मुख्तलिफ़ लोगों के मैं ख़ुद इंटरव्यू लेता था, मैं ख़ुद उनसे क्रिटिकल अंदाज में बात करता था। उनसे जब मैं तीखे सवालात करता था तो बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो जाते थे और बहुत से लोग मेरी पजीराई भी करते थे कि आपने बहुत अच्छे तरीक़े से किया है। इसके साथ साथ मैं जो अपने आर्टिकल लिखा करता था उनमें मैं अक्सर उन लोगों पर तनक़ीद किया करता था जो कौम के लोगों को मज़हब के नाम पर या सियासत के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं। मज़हब के नाम पर बनाने वाले बहुत से ऐसे अफराद थे जिनको हम मौलवी नुमा लोग भी कह सकते हैं। मैं तमाम मौलवियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो मज़हब के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनको पैसा लूटते हैं और लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। उनको तकलीफ़ होती है और मुझे इस बात से भी दुख होता था कि हमारे जो माशरा है उसमें इस कदर लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं मजहबी मामलात में। तो मैं उन मुल्लाओं के ख़िलाफ़ लिखा करता था। मैं अक्सर उन सियासतदानों के भी ख़िलाफ़ लिखा करता था जो सियासत में रहकर भी इसी तरह की गंदी सियासत अपनाते हैं जिससे आम लोगों के जो मजहबी जज्बात हैं, सियासी जज्बात हैं, इलाक़ाई जज्बात हैं, मोहल्ले के जो हमारे एक दूसरे के जो हमारे समाजी जो लोग हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब मोहब्बत से रहते हैं, मैं उनको भी इसका टारगेट करता था कि हम ये चाहते थे कि हम सब मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें। और हमारा हिंदुस्तान इतना प्यारा हिंदुस्तान है जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, हर ज़बान के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, वो सब मिलजुल कर रहते थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे यहाँ जो ये इस तरह के जो हालात हो गए हैं वो इंशाअल्लाह बहुत दूर होंगे। तो मैं जर्नलिज़म में 45 साल से, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैं 45 साल से जर्नलिज़म में रहा और उसमें मैं काफ़ी नाम कमाया। मैंने ख़ुद के भी अखबार निकाले। मेरा पहला एक अखबार निकलता था हेमा नाम से, जो फ़िल्मी अखबार था। वो फ़िल्मी अखबार उर्दू में था, हेमा वीकली। तो हेमा वीकली 4 कलर का पहला अखबार था जो हिंदुस्तान में कोई भी उर्दू का अखबार 4 कलर नहीं निकला था। तो हेमा वीकली इस कदर मकबूल आम हुआ कि उसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से, जो फ़िल्मी लोग थे, उनसे इंटरव्यू लेते थे। उनके जो गॉसिप होती थी, जो आपस में जो इख्तलाफात होते थे, तो उनको हम उसके अंदर
उजागर करते थे। वहाँ बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ भी होती थी उनकी, वो भी हम पेश करते थे। असलम भाई, आप अपनी ज़िंदगी का ऐसा कोई वाक़या बताइए जिससे हमारे सुनने वालों को दिलचस्पी हो और उनको अच्छा लगे और उनके लिए कोई नई बात हो। दरअसल हुआ ये था कि हेमा वीकली हमारा अखबार जो था वो निकल रहा था, फिल्मी अखबार था। तो उसी दौरान में ये मेरे ख़्याल से 73 या 74 का ज़िक्र है। दिलीप कुमार जो सबसे शहंशाह जज्बात कहलाते थे, मेरे भी बहुत प्यारे, मैं बहुत उनको पसंद करता था और उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था दिलीप कुमार का। तो दिलीप कुमार ने एक खामोशी के साथ एक शादी की थी हैदराबाद में। तो सायरा बानो को इस बात का मालूमात नहीं थी। तो वो ख़बर किसी तरह हमारे पास आ गई और इत्तफ़ाक की बात है कि वो ख़बर को हमने हमारे एक साथी हैं सईद हमीद, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने उस वाक़े को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाकर पेश किया और मैंने एक जगह से एक फ़ोटो मुझे हासिल हुआ जो जिस लेडी से दिलीप कुमार ने शादी की थी उसका फ़ोटो मिल गया और मैंने वहाँ, उस ज़माने में कंप्यूटर का दौर था नहीं, हमने कट पेस्ट करके उसको फ़ोटो को दिलीप कुमार और सायरा बानो के फ़ोटो को तीसरा इसमें मिला दिया और बिल्कुल वो ऐसा लगता था कि तीनों साथ में खड़े हुए। तो ये चीज़ जो जब वो छपी अखबार में और ये पता दिया कि दिलीप कुमार ने शादी की है, उनका निकाहनामा भी हमारे पास आ गया था, तो हमने वो निकाहनामे का भी फ़ोटो छाप दिया। उसके बाद दिलीप कुमार को एतराफ़ करना पड़ा कि हाँ मैंने शादी की है। तो ये वाक़या शमा मैगज़ीन जो लाखों की तादाद में दिल्ली से शाये होता था, उसने बड़ी सुर्खियों को लगा के हमारे उससे पेश किया कि ये हमारे हेमा वीकली से हमने लिया है। हमारे तवस्सुस से उन्होंने भी उस वाक़े का ज़िक्र कर दिया। तो दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा नदामत उठानी पड़ी कि उन्होंने सायरा बानो से झूठ बोला था और उसके बाद है ना पब्लिक के अंदर वो काफ़ी चर्चा हुआ। बाद में उन्होंने उस लेडी को तलाक दे दी। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात थे हमारे दौर में। उसके साथ ही साथ हम ऐसा भी करते थे कि हम किसी के ख़िलाफ़ हमने लिखना शुरू किया तो उधर से धमकी आमेज़ हमको फ़ोन आया या हमको तहरीर के तौर पर दिया या कोई गुंडा आया, तो हम जर्नलिस्ट जो लोग थे उस दौर के लोग जो थे वो किसी से भी डरा नहीं करते थे। आज का दौर ऐसा नहीं, आज तो एक फ़ोन आया तो आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। आज ये गोदी मीडिया हो गई है। आज जो है वो अलग है उस दौर के जो, लेकिन हाँ एक चीज़ था कि जो जर्नलिस्ट थे बड़े बड़े जी, वो हमेशा फक्कड़ रहा करते थे, उनकी जेब में 10 रुपए भी नहीं होते। नहीं तो वो लोग मतलब यानी साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, ना किसी से पैसा लेते थे। तो पहले ही जो आज जो है ये था। आज मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो इंग्लिश उसके जो एकदम जिनको हम समझ लीजिए पहाड़ की तरह से जर्नलिस्ट को हम दिग्गज जर्नलिस्ट बोलते थे, जैसे दिलीप चक्रवर्ती था, सिद्धार्थ आर्या था और भी बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो इंग्लिश में लिखते थे। वो बेचारे हमेशा कसमपुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी तनख्वाह इतनी होती थी कि वो बस उनके घर का ही खर्चा चलता था। तो वो दौर नहीं था, अगर वो चाहते तो कुछ भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, किसी से रिश्वत नहीं ली उन्होंने। तो ये हमारे दौर का वाक़या था और हम लोग लिखते थे, बबांगे दहल लिखते थे, ऐसा हम डरते नहीं थे किसी से भी। असलम भाई, हम लोगों को ये बताइए कि आज का जर्नलिस्ट और पहले के जर्नलिस्ट, इन लोगों में फ़र्क क्या है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो पुराने जर्नलिस्ट थे आपके ज़माने के, वो लोग हमेशा गरीब व गुरबा में और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज के इसमें यानी हर आदमी चाहता है कि मैं जर्नलिस्ट हो जाऊं और सबसे पहले उसके पास कार आती है, उसके अपने चैनल चलते और वो बुला के डिबेट करता है। वो खुद ही मतलब अदालत भी हो जाता है, खुद ही इंसाफ भी हो जाता है, खुद ही सब कुछ हो जाता है। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, पहले जिनको हम सहाफ़ी या जर्नलिस्ट कहते थे वो वाकई जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट का मतलब है कि जर्नल नॉलेज रखने वाला, हर जर्नल नॉलेज को वो आवाम के साथ में पेश करेगा,
हमारे दौर में क्या था कि प्रिंट मीडिया में जब हम काम करते थे तो हमारा था न्यूज़ लोगों तक पहुंचाना। हम व्यूज़ नहीं करते थे, हमार उस न्यूज़ के अंदर हमारी कोई भी हमारी लाइन शामिल नहीं होती थी। जो न्यूज़ थी असल वो लोगों तक पहुंचाते। आज जो दौर हो गया है कि वो न्यूज़ एक लाइन की होती है और 15 लाइन वो अपना व्यूज़ पेश कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वही मुनसिफ भी हो जाते हैं और वही उसको हमेशा फ़ैसला कर लेते हैं कि ये हो गया है और वो हो गया है, उसने ऐसा कर दिया। ये सब गलत है और इस चीज़ को हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि पहले जर्नलिस्ट जो है बहुत ही सोच समझ के जो भी न्यूज़ पेश करता था उसको हर तरह से हर एंगल से परख रहता था कि ये न्यूज़ पेश की जाने से आवाम पर क्या असर पड़ेगा। आवाम पर जो असर पड़ रहा है आज वो वही वजह है कि झूठी जो फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं हम, या टेबल न्यूज़ स्टोरी जिसको कहा जाता है, वो आवाम में फैला देते हैं और आवाम भड़क जाते हैं। आवाम जो होता है उनका जहन जो होता है बहुत कच्चा होता है। आवाम को आज हम एक चीज़ बता देंगे तो वो उसी वक्त अपने जहन के ऊपर वो उतार लेंगे और उससे क्या होगा कि आवाम के अंदर जो एक गुस्से का जो इजहार होता है वो फौरी तौर पे हो जाता है। उसके बाद वो दूसरी न्यूज़ कोई अगर उसको पेश करता है तो आवाम भूल जाते हैं उसमें कि हमने पहले क्या सुना था। क्यों? इसलिए ये जो आज के जो जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं वो जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि वो लोग ऐसे भड़काऊ न्यूज़ दे देते हैं कि आम आदमी फौरी तौर पे गुस्सा हो जाता है और बाद में जब उसको दूसरे जो मीडिया के जो लोग सही लोग जर्नलिस्ट हैं वो उसको कवर करते हैं, लेकिन वो आवाम को उनके ऊपर असर ही नहीं होता। तो आज ये जो दौर चल पड़ा है फेक न्यूज़ का, तो ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक है और इसके जो असरात हैं वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से होंगे। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बहुत इसके नताइज जो है ना ये हुकूमतों को भी भुगतना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमतें अगर गौरी मीडिया वालों को ख़रीद ले तो उसके बाद भी होता है, ऐसा नहीं कि हर उरूज का ज़वाल होता है। तो इसलिए ये आज जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि ऐसा ना करें। तो बहरहाल ये सब चल रहा था। मैं जर्नलिज़म से रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद मैं फिर अपने दूसरे कामों में लग गया। मेरे बहुत से यानी अगर मेरे तो उसको आप देखा जाए तो मेरे कई रुख सामने आएंगे जिसमें मैं एक ख़त्तात भी हूँ, मैं बेहतरीन ख़त्तात हूँ, उसके ताल्लुक़ से मैं बताऊँगा आपको। उसके अलावा मैंने अवामी हम लोग खिदमत के भी काम अंजाम देते हैं। हमारा एक प्राइम फाउंडेशन करके इदारा है जो हमने कोविड के दौरान में लोगों की मदद की थी और ये मीरा रोड में हमने चलाया। और उस वक्त जो लोग भूखे प्यासे भाग रहे थे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, हमने ऐसे लोगों को उस वक्त खाना मुहैया कराया, पानी मुहैया कराया और उनको बहुत से लोगों को अपने जेब से टिकट या जो भी भाड़ा जो भी बस का होता था वो हमने दिया ताकि उनको किसी तरह से वो बहिफाजत अपने घर पहुंच जाए। ये हम खामोशी से कर रहे थे, कोई किसी को हमने इश्तहारबाजी नहीं की और ये हम करते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे। असलम भाई, हमारे सुनने वालों को ये बताइए, सुनने और देखने वालों को, कि आपने जर्नलिज़म से ये उर्दू कैलीग्राफी में ये जो अपने आप को डाइवर्ट किया, तो ये आपने ये सफ़र कैसे तय किया और इसके अंदर आपने जो तरक्की की इसका क्या राज है? ये आपका शौक़ था या आपकी मजबूरी थी या आपने और कोई वजह से इसमें ये लाइन में आप आए? दरअसल मैं सन 1960 से मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो उस वक्त हिंदुस्तान हिंदो पाक के मशहूर ख़त्तात जो कैलीग्राफ़र आर्टिस्ट थे फ़ैज़ मुजद्दिद लाहौरी, वो यहाँ पर हमारे जो बिल्डिंग है कागल वाला बिल्डिंग पीर खान स्ट्रीट में, वहाँ रहा करते थे। मेरे वालिद के दोस्तों में से थे और मेरी जो ख़त्ताती यानी जो हैंड राइटिंग थी उर्दू की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो अक्सर मुझे अपनी ख़त्तात यानी लिखाई की वजह से, हैंड राइटिंग की वजह से उर्दू की स्कूलों के अंदर जो भी असातिज़ा थे हमारे, वो या तो मारा करते थे, पीटा करते थे कि तुम्हारी राइटिंग ख़राब है, और या फिर कभी कभी इस घंटों खड़ा कर दिया करते थे बेंच के ऊपर। तो
अब मुझे कोई इतना शौक़ नहीं था, मुझे इससे चीज़ से अच्छा नहीं लगता था कि राइटिंग को सुधारा जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं जब स्कूल में गया, या 8वीं क्लास में पढ़ता था मैं, अहमद सेलर हाई स्कूल में, तो हमारे एक क्लासमेट थे, वो मैंने उनको देखा कि वो कलम से कुछ लिख रहे हैं, लकड़े के कलम जिसको बरूक कलम कहा जाता है, उससे लिख रहे थे। तो कागज़ के ऊपर लिख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो बोले, उसने मुझे झड़क दिया, बोले तुम्हारे मतलब तुम तो बहुत बदख़त हो, तुम्हारे मतलब का नहीं है ये, इसको ख़त्ताती बोलते हैं। बस मेरे दिमाग में उसी वक्त से एक झटका सा लगा कि इतने बड़े जो कैलीग्राफर है वो मेरे वालिद के दोस्तों में हैं और वो मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं पहले मंजिले पर। तो मुझे उसी वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे भी ये सीखना है, और मैंने अपने वालिद से कहा आके कि मुझे ये सीखना है। उन्होंने उनको बुलाया फैज़ साहब को कि भाई आप ये बच्चे को भी जगह सिखाइए। उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बना लिया और मैंने इस कदर मेहनत की और ख़ामोशी से करता रहा। 3 महीने में मैं इतना अच्छा लिखने लगा कि मैं उन लोगों को दिखा सकता था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। 3 महीने मैंने खामोशी से मेहनत किया। और फिर वो स्कूलों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि मुकाबले होते थे हैंड राइटिंग के, खुशखती के, जिसको हम खुशखती कहा जाता था। खुशखती के मुकाबले हुआ करते थे स्कूलों के अंदर, नंबर मिला करते थे उस पर। तो मुकाबला हुआ तो मैंने भी अपना नाम दिया। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी असातिज़ा थे तो सब हंस रहे थे कि तुम क्या लिखोगे, तुम्हारे को तो लिखना ही नहीं आता है। तो मैं भी खामोशी के साथ अपना नाम दे दिया, लेकिन उनको जब नाम दिया तो मजबूरन उनको नाम लेना पड़ा। और फिर जब मुकाबला हुआ तो उससे पहले, एक दिन पहले, मैंने फैज़ साहब से ज़िक्र किया कि मुझे इस मुकाबले में शिरकत के लिए जाना है और ये स्कूल का मुकाबला है, तो खुशखती मुझे लिखना है। तो उन्होंने क्या किया, एक कलम, ये जो फाउंटेन पेन होता है ना, उसको हल्का सा कट किया उसके निब को, और उसको हाथ का से पत्थर के ऊपर घस के उसको मुझे दिया, उसकी नोक की चौड़ा कर दिया। और वो मुझसे कहा कि तुम इससे ज़रा सा 2-4 दिन तक लिखो। तो मुकाबले से 1-2 दिन पहले मैंने उनसे ज़िक्र किया था। तो मैंने उससे बहुत सारी जो भी अखबार की या किताबों की तहरीर लिखना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद जब मैं देखा कि अब मैं पुख्ता हो गया और लिखते मुझे आदत हो गई, तो मैंने फिर स्कूल के अंदर मुकाबले में शरीक हुआ। आप यकीन मानिए कि उसी मुकाबले में मुझे पहला इनाम मिला। तो सब हैरान रह गए कि ये कैसे आया। तो ये मेरा वो सीखने का वो था। फिर उसके बाद मुझे इतनी दिलचस्पी हुई कि मैं सीखते 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 और इस काबिल हो गया कि मैं पूरे बम्बई के अंदर जो खत्तात थे, उनके जो अच्छे खत्तात थे, उनमें मेरा नाम शामिल हो गया। और ये समझ लीजिए कि मेरे उस्ताद की वजह से कि फैज़ साहब का शागिर्द है, तो और ज़्यादा लोग मुझे पूछने लगे और मुझसे ही काम कराने लगे। तो मैं वो भी करता था, ये भी, लेकिन मेरा शौक़ जर्नलिज़म की तरह था, तो मैं वो सब छोड़ के जर्नलिज़म की तरफ चला गया। लेकिन जब रिटायर हो गया जर्नलिज़म से, जब मैं सहाफ़त से रिटायर हो गया, तो मैंने कहा कि करना क्या है। तो मैंने वो कलम जो हमारे छुटे हुए थे वो निकाले और मैंने क्या लिखना शुरू करता हूँ। और मैंने लिखना शुरू किया। और इत्तफाक से उसी दौर में मैंने फैज़ साहब से एक किताब लिखवाई थी कि खत्ताती या ये कैलीग्राफी कैसे सीखी जाती है, उसके ऊपर एक किताब उन्होंने छापी थी। वो किताब 82 में छपी थी। और उस किताब को जो ये इन पेज, जो उर्दू का जो इन पेज निकलता है, ये जो इसमें कंप्यूटर में जो हमारा जो फ़ॉन्ट चलता है इन पेज नाम का, तो वो यहाँ दिल्ली की एक पार्टी थी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर करके, तो उसमें गुप्ता जी और 1-2 पार्टनर थे, वो गैर मुस्लिम थे। उन्होंने इन पेज नाम से एक वो सॉफ्टवेयर निकाला था। वो सॉफ्टवेयर जो था ना, उसमें उर्दू चलती थी। तो उससे पहले उर्दू नहीं चलती थी, अरबी में लिखा जाता था। तो उससे पहले ये भी बता दूं, सरफराज आरजू ने भी दिलकश के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो डॉस बेस चलता था। डॉस बेस जो चलने लगा, वो थोड़ा सा चला तो लेकिन विंडो आ गई। उस वक्त विंडो नहीं थी,
दोस्त से चलता था कंप्यूटर, तो जब विंडो आ गई तो वो सॉफ्टवेयर बेकार हो गया। फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं रही और वो उसमें बहुत सी खामियां भी थी, तो सरफराज ने भी बेचारे ने उसको करके फिर इसी को इनपेज को अपनाया। तो इनपेज वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया क्योंकि वो किताब उनके हाथ आई, मुरक्का फैज़ जो मैंने छापी थी, उसमें मेरा मुरत्तिब में मेरा नाम था, एड्रेस भी मेरा था, फ़ोन नंबर थे। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई हमको ये लाहौरी फ़ॉन्ट बनाना है जो फैज़ साहब लिखते हैं। और वो फैज़ लाहौरी फ़ॉन्ट जो है वो इस कदर मकबूल था कि लोग, हर कोई चाहता था कि इसमें उनका नाम लिखा जाए। वो बड़े बड़े पोस्टर लिखते थे, 8-8 फीट के पोस्टर लिखा करते थे। तो वो पोस्टर जो थे ना, वो लोग देखते थे खड़े होकर कि क्या लिखा है ये। एकदम ऐसा लगता था ना कि कोई मुसव्विर ने अपनी तस्वीर बना दी है। अच्छा असलम भाई, ये हम लोगों ने सुना है कि आपने खत्ताती में आपने जो 40,000 फाउंड जो आपने बनाया है, तो ये पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल हुआ था और पाकिस्तान वालों ने आपको हाथों हाथ लिया था इसके बारे में, जबकि वो लोगों ने, हमने ये भी सुना है कि 4,000 फाउंड उन लोगों ने बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 40,000 फाउंड बनाए। तो ये कैसे हुआ? नहीं, मैं बताता हूँ उसका कि ये जो नूरी नस्तालिक चल रहा है, जो आज इन पेज में चल रहा है, वो मिर्ज़ा अहमद जमील थे जो बम्बई के रहने वाले थे। वो हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। वो ख़ुद, उनके वालिदैन खत्तात थे, वो ख़ुद भी खत्तात कैलीग्राफर थे। तो मिर्ज़ा अहमद जमील को इसमें दिलचस्पी थी कि पब्लिशिंग के अंदर के, क्योंकि हर कोई किताबें भी और अखबार भी कातिबों का मोहताज था। कातिब हर दौर में कुछ ना कुछ अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल कर दिया करते थे। तो अच्छा, दूसरे क्या होता था कि किताबत जो थी ना, वो एक ख़ास किस्म का एक पेपर हुआ था जिसको मिस्तर कहा जाता था। उसके ऊपर लिखा जाता था, फिर उसको पत्थर के ऊपर करके उल्टा करके उसको वो किया जाता था, मीन्स प्रेस किया जाता था और उस पर वो हरूफ उस पर उतर जाते थे। फिर उसको इंक लगा के उस पर कागज़ के ऊपर छपा करते थे। उसके बाद ऑफसेट का ज़माना आया तो वो लिखने लगे बटर इस पर आर्ट पेपर के ऊपर, और उसका फ़ोटो लिया जाता था। फ़ोटो लेने के बाद उसका नेगेटिव से प्लेट बनती थी और वो प्लेट जो है फिर उससे वो छपता था। तो मिर्ज़ा अहमद जमील ने, ये इंग्लिश में होता था, उर्दू में नहीं होता था। मिर्ज़ा अहमद जमील ने पाकिस्तान के अंदर, जब वो अपने उरूज पर थे, बहुत आर्टिस्ट थे और उस्ताद थे वो, उन्होंने उस चीज़ को अख़ज़ किया और मिर्ज़ा अहमद जमील ने एक फ़ॉन्ट बनाया जिसका नाम है नूरी नस्तालिक। वो 12 साल में उन्होंने 10,000 हरूफ लिखे थे, 12 साल की मेहनत करके अकेले ने। लेकिन जब हमारे पास ये आया कि हमको भी बनाना है नूरी, ये अपने इन पेज वालों ने मुझसे जब कहा, तो हमारे दोस्त थे सैयद मंजर जो फ़ॉन्ट के डेवलपर हैं, बहुत ज़बरदस्त, वो यानी इंजीनियर है इसके कंप्यूटर के और फ़ॉन्ट को डेवलप करने का बहुत माहिर हैं। वो अक्सर उनके भी शौक़ था कि किसी तरह से फ़ॉन्ट डेवलप किया जाए। तो मुझे कांटेक्ट किया मैंने। फिर अब मेरा वो था शागिर्द डॉक्टर रेहान अंसारी, बेचारे का इंतकाल हो गया, वो भिवंडी में रहते थे। उन्होंने उसको बुलाया, मैंने डॉक्टर रेहान को और मंजर, हमने 3 आदमियों के एक ग्रुप ने, हमने एक बैठ के फ़ैसला किया कि हमको कैसे बनाना है। तो हमने वो 3 आदमियों ने बैठ के जो फ़ैसला किया, और एक रहता था भिवंडी में, एक मझगांव में और मैं यहाँ नागपाड़े पे। तो हम तीनों कभी मिलते नहीं थे, लेकिन इंटरनेट के ज़माने की वजह से हमारा जो है ना बिल्कुल बहुत आसान हो गया था। और हमने ये किया कि यहाँ से मैं लिखता था, रेहान उसको ट्रेस करता था कंप्यूटर के ऊपर, उसको स्कैन करके ट्रेस करता था, और उसके बाद मंजर उसको देख कर उसको फ़ॉन्ट में तब्दील कर देता था। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। हमने 40,000 उसके जो हरूफ मुमकिना अल्फाज हो सकते हैं उर्दू के अंदर जो लिखे जाते हैं, हमने 40,000 बनाए। और 40,000 बना के जो उन्होंने 10 या 12,000 बनाए थे मिर्ज़ा अहमद जमील ने, 12 साल की मेहनत में, हमने सिर्फ 4 साल के अंदर ये इतने बड़े
पैमाने पे हमने काम किया और इतना खूबसूरत वो बन गया कि जब उन्होंने गुप्ता जी ने लंदन में जो ये इसका जंग का जो ऑफिस था उनको उसका एक नमूना भेजा तो उन्होंने वहाँ मीटिंग किया। 4 दिन तक वो मीटिंग उन्होंने होते रहे, उसको टेस्ट करते रहे 4 दिन तक और वहाँ से 0 एरर के उसका वो आया। तो वो फ़ॉन्ट जो है आज पूरी दुनिया में चल रहा है और इतना अच्छा फ़ॉन्ट अभी तक किसी ने नहीं बना सके, पाकिस्तान वाले भी। असलम भाई, हम लोगों को बताइए कि जब उर्दू इतनी नायाब ज़बान है और इतना खूबसूरत मतलब किताबत होती है इसके अंदर, फिर भी आज के दौर में ये क्यों दम तोड़ रही है? लोग उर्दू की तरफ क्यों नहीं आ रहे? ये हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा है कि उर्दू को पिछड़ा पाकिस्तानी ज़बान समझा जाए? ये उर्दू तो ऐसी चीज़ है कि पहले हर आदमी उर्दू ही पढ़ा करता था, लेकिन आज के दौर में उर्दू को तो मतलब ऐसा हो जाता अछूत ये चीज़। तो ये क्यों ऐसा, इसके बारे में बताइए। बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ जो इंग्लिश का जो चलन हुआ है, ये हुआ है 80 के बाद, 75 और 80 के बाद। उससे पहले जो थे सन 70 के पहले 70 तक जो थे, हर घर में उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। हर स्कूल जो था वो उर्दू का बड़ा स्कूल माना जाता था और इंग्लिश के जो स्कूल थे उस दौर में बहुत ही पिछड़े स्कूल, जैसे आज म्यूनिसिपैलिटी का उर्दू का हाल है, उस वक्त इंग्लिश का हाल था। तो ये जो उर्दू को जो ख़त्म किया, आप गवर्नमेंट के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इल्ज़ाम हमारे ही ऊपर है। हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं, अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश बोलना अच्छा आना चाहिए, ये करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती उसको इंग्लिश को अपनाया। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश वाला जो बच्चा है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वो इंग्लिश ज़बान में ही फेल हो जाता है। उसको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ बोलने से वो इंग्लिश को नहीं माना जाता, और भी तो चीज़ें हैं उसके अंदर। हमारा उर्दू का जो बच्चा होगा, जो उर्दू ज़बान में पढ़ा होगा, वो बेहतरीन इंग्लिश बोलेगा। अगर उसको इंग्लिश पे थोड़ी सी, एक ज़बान है उसके अंदर आप इंग्लिश के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करवा दें तो बेहतरीन हो जाएगा। बाकी जो सब सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे हमारे तमाम स्कूलों के अंदर, तो सिर्फ ज़बान की वजह से ये हमारी औरतों ने कि वो बोलना है, हमारे बच्चों का भी ये कसूर था कि वो इंग्लिश की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, और वो इसकी वजह से वहाँ एक फैशन हो गया था कि इंग्लिश में बात करना। तो इस फैशन को देखते हुए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारे घर की औरतें हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को ज़बरदस्ती, आदमी नहीं भी चाह रहा था, उसको उर्दू स्कूल से हटा के इंग्लिश में डाला गया। और वो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चे 10वीं 11वीं के बाद चलते ही नहीं आगे। फिर वो नंबर उनके कम आते चले जाते हैं। वो ना उनको नौकरी मिलती, ना उनको कुछ कहीं वो एडजस्ट हो पाते, वो किसी भी तरह के वो नहीं रहते, किसी काबिल नहीं रहते वो लोग। असलम भाई, हमारे देखने वालों को बताइए कि पहले खत्ताती, कैलीग्राफी, उसके बाद में जर्नलिज़म, उसके बाद में आप सियासत में भी आजमाए हुए अपना हाथ, इनके बारे में बताइए। हमने सुना है कि आपकी बहुत अच्छे दोस्त हाजी मस्तान रह चुके, उनकी पार्टी को आपने बहुत ही प्रमोट किया है और काफ़ी आपके साथ में, उनके बारे में बताइए। दरअसल मैं खत्ताती के जिस दौर से गुज़र रहा था तो काफ़ी नाम हुआ, काफ़ी लोगों ने अवार्ड दिए मुझे खत्ताती में, कैलीग्राफी के इंटरनेशनल लेवल पे मुझे अवार्ड मिले और बहुत सी जगह से बुलावा आते थे, लेकिन मैं अपनी तबीयत की वजह से, ख़राबी की वजह से नहीं जा पाता था। कहीं बहुत सी जगहों में गया, पूना में गया, ये गया। इसी दौरान क्या हुआ कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा जो एक मशहूर, यानी दुनिया में जिनका नाम मशहूर था, वो स्मगलर थे, उसके बाद वो सियासत में आ गए। उनके सियासत में आने की कहानी भी एक बहुत दिलचस्प है। तो हुआ ये था कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा हमारे बहुत अच्छे करीबी दोस्तों में हो गए थे, उनसे मिलते थे, उनके घर अक्सर आना जाना रहता था। उन्होंने ये अपना एक पार्टी बनाने का एक प्लान रखा कि कैसे बनाया जाए। तो उस वक्त उन्होंने पहले यहाँ पर एक पार्टी बनाई थी। उन्होंने एक चोर बाज़ार में एक साहब थे, मोटरसाइकिल वाला, क्या उनका नाम था, उनके साथ मिलके, और यूसुफ पटेल, ये जो मस्तान भाई के जो साथी थे, उन्होंने एक समाजी यानी सोशल
वेलफेयर के तौर पे एक पार्टी बनाया था जो काफ़ी दिनों तक चलती रही। लेकिन उसके बाद मस्तान भाई को क्या हुआ कि हमने एक दिन, मैं और सईद हमीद, मशहूर जर्नलिस्ट थे सईद हमीद, हम लोग है ना काला घोड़ा की तरफ जा रहे थे किसी काम से, तो वहाँ पर एक मजमा, बहुत बड़ा मजमा दलितों का हमने देखा। वो मजमा में जो तकरीर कर रहे थे तो एक जोगिंदर कवाड़े नाम के एक शख्स थे जो नासिक से शायद आते थे। वो इस कदर धुआंधार तकरीर कर रहे थे कि हम भी सुनने लगे। और वो माल ठाकरे को, सेना को और जो दूसरे थे ना, खुल्ला गालियाँ बक रहे थे। तो हमने कहा इतना दबंग आदमी कौन है भाई ये? तो हमने उससे बात किया जब जलसा ख़त्म होने के बाद। तो सईद ने उससे कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो उसने इंटरव्यू दिया और फिर हमने उससे कहा कि हम आपको हाजी मस्तान से मिलाना चाहते हैं। तो उनको लेकर हाजी मस्तान के पास आए, उनके बंगले पर। मस्तान मिर्ज़ा को जब हमने बताया ऐसे ऐसे शख्स है, तो मस्तान भाई भी बहुत खुश हुए, बोले ये तो बहुत बड़े। और वो प्रोफेसर थे जोगिंदर कवाड़े, नासिक में। तो वहाँ पर उनसे बातचीत के दौरान ये सिलसिला मुलाकातों का चलता रहा और कई दिनों के बाद इस नतीजे पर मस्तान भाई और ये पहुँचे कि हम क्यों ना एक ऐसी पार्टी बनाई जाए कि जो दलितों को और मुसलमानों को साथ में लेकर चले। तो उस पार्टी का नाम रखा गया दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ। दलित मुस्लिमों के साथ माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं, जैसे जिनको हम बुद्धिस्ट भी बोल सकते हैं, जिनको हम क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं, जिनको हम ये जो दूसरी कम्युनिटी के जो एकदम निचले तबके के लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, उनको भी साथ में लिया गया और एक पार्टी बनाई और बहुत धूम धड़क्के से वो पार्टी बनाई गई। तो पार्टी के पहला जलसा जो था मस्तान तालाब में हुआ, उसमें हाजी मस्तान मिर्ज़ा ने दिलीप कुमार को दावत दी कि आपको भी इस जलसे में आना, क्योंकि दिलीप कुमार हाजी मस्तान मिर्ज़ा के बहुत गहरे दोस्तों में थे। तो मस्तान मिर्ज़ा ने जब दावत दी तो जाहिर सी बात है दिलीप कुमार को कबूल करनी पड़ी और वो बज़ाते खुद यहाँ तशरीफ़ लाए, इस जलसे में आए। बहुत पब्लिक, पूरा मस्तान तालाब और ये पूरा जो एरिया था वो पब्लिक से भरा हुआ था। उस वक्त कुछ जो एंकर थे जो वहाँ पर जो अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने हाजी मस्तान को भी तकरीर करने के लिए दावत दी। हाजी मस्तान बेचारे तकरीर करना नहीं जानते थे। वो स्टेज पर आए और उन्होंने सिर्फ ये कहा, भाइयों मैं एक शेर बोलता हूँ, क्योंकि उनकी ज़बान भी नहीं थी, वो मद्रासी थे। लेकिन उनसे वो शेर भी नहीं बोला गया और वो बैठ गए शर्मा के। फिर बाद में हाजी मस्तान को ये बहुत बड़ा एक वो हुआ कि यार मुझसे बोला क्यों नहीं गया। उन्होंने मुझसे बुलाया और मशवरा किया, यार बोले मुझे किरतपुरी कहते थे। अरे किरतपुरी यार एक बात बताओ कि मैं तकरीर कर सकता हूँ कि नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते यार, आपसे भी कम लोग जो आपकी जितनी जानकारी उनको नहीं वो करते हैं तकरीर, आप क्यों नहीं कर सकते? बोले फिर मैं किस तरह करूँ? तो मैं बोला ठीक है। हम रोज़ाना जाते थे और उनको तकरीर किस तरह की जाती, कैसे बोला जाता है, क्या आता है, वो उनको जो बारीकियाँ है वो सिखाते थे। और उनसे बोलते थे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो बोलते रहते थे। और फिर उसके बाद वो बोलते बोलते इतने बेहतरीन मुकर्रिर हो गए कि वो बाद में हमें दिखाते, देख मैंने क्या बोला है। तो हाजी मस्तान ने ये इस बात का एतराफ़ किया, कई अखबारों में उनके वो छपे कि असलम किरतपुरी एक जर्नलिस्ट था जिसने उनको तकरीर का, मैंने आपको दिखाया भी था वो उसमें, कि तकरीर का फ़न जिसने मस्तान मिर्ज़ा को सिखाया। तो बहरहाल मस्तान मिर्ज़ा बहुत अच्छे मुकर्रिर बन गए। और फिर वो उनके जो जुलूस होते थे, जलसे होते थे, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग सिर्फ उनको देखने के लिए आते थे, उनकी तकरीर सुनते थे और बहुत अच्छा बोलने लगे थे वो, है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा बोलने लगे थे। बहरहाल वो मस्तान मिर्ज़ा की पार्टी चली, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए, जिसमें खलील जाहिद को भी खड़ा किया गया, सईद हमीद भी खड़ा हुए इसमें इलेक्शन में, और हमारे सिराज मिर्ज़ा थे वो खड़े हुए मरहूम,
और हमारे सरफराज आरजू को भी उन्होंने टिकट दिया, लेकिन कामयाब कोई नहीं हुए। उसकी वजह ये थी कि मस्तान मिर्ज़ा को लोग देखने के लिए आते थे, उनकी जो आइडियालॉजी थी ना उसको कोई समझ ही नहीं सका। उनका जो मकसद था वो ये था कि वो जो हमारे जो दलित हैं भाई, वो मुसलमानों को साथ में अगर लेके चले तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि एक 10% जो ये जो 10% जो गैर ये लोग हैं जो जिनको ब्राह्मणवाद कहा जाता है, ये 10% है, बाकी 90% जो है हम लोग हैं। तो हमारे पास 10% लोग हुकूमत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हुकूमत करें। मस्तान मिर्ज़ा का एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत पैसा भी खर्च किया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत से अड़ंगे आते गए, लोग उनके ख़िलाफ़ कुछ भी बोल देते थे। फिर वो जो मुखालिफ जो दूसरी पार्टियों के लोग थे उन्होंने भी मुखालफत करना शुरू किया। कई दफ़ा मस्तान भाई को जेल भी जाना पड़ा इसी सिलसिले में। लेकिन ये है कि अचानक उनका हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल हो गया। इसके बाद वो पार्टी ख़त्म हो गई। असलम भाई, हमारे देखने वालों को बताइए कि आपका ये जो सफ़र इतना लंबा जो शुरू हुआ, अभी ये आते हुए अभी आज के दौर में आप एक एनजीओ खोल के मतलब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये आपके दिमाग में किस तरीके से आया? दरअसल ये उस वक्त की बात है जब कोविड का ज़माना चल रहा था, और मेरे जो 2 बेटे हैं, एक तो मेरा बेटा लंदन में है, एक यहाँ है, ये MBA किए हुए हैं, उसके साथी हैं 3-4 MBA हैं, वो सब अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं, ये बच्चे हैं हमारे। और इन्होंने उस वक्त मीरा रोड में हमने देखा कि वहाँ लोग जो है बहुत कस्मा पुरसी की हालत में परेशान थे, पैसों से, खाने से, कपड़े से, पानी से बहुत परेशानियाँ हो रही थी। उस वक्त इन्होंने, हमारे जो बेटे हैं और उनके दोस्तों ने मिलकर, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ये नौजवान, उन्होंने मिलके एक NGO बनाया जिसका नाम है प्राइम फाउंडेशन। तो वो प्राइम फाउंडेशन का उनका जो मेन मकसद ये था कि हमारे सबसे पहले तो हमारे जो नौजवान हैं उनमें से ये जो गर्द और या क्या जो नशे की जो हालत है इसको ख़त्म किया जाए। उनको उसमें ऐसे उनको वो दिया जाए कि उनको बताया जाए कि नशा जो है ये एक तो इस्लाम मुखालिफ है, दूसरे ये घर को तबाह करता है, दूसरे ये उसको बच्चे को ख़ुद को तबाह कर देता है। तो ये सब सोच करके पहला नशा मुक्ति, दूसरा एजुकेशन के लिए, तीसरा जो अवामी खिदमात के लिए। तो हमने कोविड के अंदर हमने ये सिलसिला शुरू किया, लोगों को जो उनकी ज़रूरियात के खाना, कपड़ा जो भी होता था वो हम लोग करते थे, बहुत छोटे पैमाने पे किया था। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि वो खाना बांटने का भी सिलसिला शुरू किया। तो वहाँ पर जो कोविड के दौर में बहुत खाना बांटा इन्होंने, जो लोग बेचारे जो पड़े रहते थे, जिनको खाना नहीं, क्योंकि कर्फ्यू का जैसा माहौल हो गया था, कहीं जा नहीं सकते थे, कोई दुकान नहीं खुली रही थी, तो हम लोग उसको पकवा के घर से या इधर उधर से किसी से भी ला के खाना देते थे। तो इस तरह से वो चल रहा था। तो अभी क्या हुआ है कि अभी जब आज के दौर में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इसको NGO को जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल हुए, कुछ प्रोफेसर भी शामिल हुए, कुछ वकील भी शामिल हुए। तो इस तरह से वो बढ़ा, और उसमें पहला इन्होंने ये एक काम किया कि हम क्यों ना यूनानी दवाओं को आवाम के अंदर मकबूल किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के दौर में यूनानी दवा ही ने कोविड को भगाया यहाँ से। उसके अलावा जितनी एलोपैथी की दवाई थी, वो जितने भी हॉस्पिटल में लोग मरे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में जो हॉस्पिटल में जाता था वो बच के वापस नहीं आता था। कोई किस्मत वाला होगा जो बच के आया, लेकिन जिन लोगों को यूनानी दवाइयों से इलाज किया गया, जैसे मैंने मालेगांव की आप मिसाल ले लीजिए, मालेगांव का काढ़ा मशहूर हुआ कि वो काढ़ा जैसे पीते थे उसका जो तकलीफ़ थी वो दूर हो जाती थी। तो ये यूनानी तरीक़ा इलाज था। तिब्बे नबवी नाम की किताब भी हमारे दरमियान बहस में आई कि क्यों ना हम रसूल करीम ने यूनानी की तरफ को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत की। तो हमने वो डॉक्टरों से, हकीमों से राब्ते में थे, उनसे हमने कहा कि क्यों भाई हम इसको ऐसा ना करें कि हम आवाम में इसको ज़्यादा मकबूल करें, ताकि जो
एलोपैथिक दवाइयाँ एक तो महंगी होती हैं, दूसरे आजकल के दौर में जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा पैसा भी लेते हैं, लोगों को ये टेस्ट वो टेस्ट करने के नाम पे बहुत ज़्यादा वसूली हो रही है। तो हमने ये यूनानी की तरफ हमने तवज्जो दी, और वो यूनानी के जो हमारे हकीम और डॉक्टर थे उन्होंने हमसे कहा कि इनको आवाम से अगर हम जोड़ेंगे तो उसके लिए एक एक्सपो रखा जाए। तो 11 और 12 मार्च को झूला मैदान में एक एक्सपो रखा जा रहा है जो यूनानी एक्सपो के नाम से होगा, जिसमें तकरीबन 10,000 से 15,000 आवाम यूनानी डॉक्टरों के टच में आएंगे। जो बड़े बड़े डॉक्टर यूनानी के हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लोग आएंगे और वो लोग उनको फ्री में मेडिकल कैंप लगाएंगे, हिजामा करेंगे, दवाइयाँ देंगे, ये बहुत से जो वो होंगे, और उसके अलावा उनको लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये एनजीओ ने अपना काम शुरू किया है और वो चल रहा है। अभी आपने देखा कि हमारी जो बातें हुई और असलम किरतपुरी साहब से, माशाल्लाह इतना अच्छा उन्होंने हम लोगों को बताया और बहुत सी चीज़ सीखने वाली हम लोगों को बताई उन्होंने, और इनकी वजह से काफ़ी मतलब लोगों को जो इनके तजुर्बे से बहुत कुछ लोगों का हासिल होगा और हासिल हो रहा है। इनके फेसबुक का आप फॉलो करें, उसमें आप देखिए इनकी, हम तो बहुत सी चीज़ बता नहीं पाए आपको और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है, लेकिन काफ़ी सीखने वाली बातें इनके पास है और माशाल्लाह। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है इसको आप देखिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए आप। और अभी हम लोग आपसे अलविदा चाहते हैं। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए।